अगर आपका भी एलईडी टीवी या मॉनिटर डेड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर ये प्लग जो है इसे हम पावर मॉनिटर में प्लग करते हैं। आप यहाँ पर पावर मॉनिटर में देखेंगे कुछ वॉटेज शो हो रहे हैं 0.6 वॉट के करीब। मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैं बैकलाइट पावर मॉनिटर की ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो मॉनिटर है वो ऑन नहीं हो रहा है, यानी ये डेड है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी पावर कॉर्ड जो है इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पर पावर कॉर्ड मैंने निकाल दी है और ये जो मॉनिटर है ये BenQ ब्रांड का है। BenQ के मॉनिटर में हाउसिंग में कहीं भी आपको स्क्रू लगे हुए नहीं मिलेंगे, तो इसकी हाउसिंग को खोलना काफ़ी जटिल है। जिस तरह से स्मार्टफोन की हाउसिंग होती है उसी तरह से यहाँ पर ये BenQ ब्रांड के मॉनिटर की हाउसिंग होती है, जो कि अंदर ही लॉक के द्वारा अटैच हो जाती है। तो इसे खोलने के लिए आपको इस तरह के ओपनिंग टूल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हाउसिंग में आपको गैप बनाना होता है, जिसके बाद धीरे धीरे इसके लॉक्स जो हैं उनको आप खोल पाएंगे। मैं ये वाला ओपनिंग टूल जो है इसका इस्तेमाल भी करूँगा और आप निश्चित ही इस तरह के मॉनिटर को बड़ी आसानी से खोल पाएंगे। यहाँ पर आपको गैप बनाने होंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एलईडी टीवी या मॉनिटर हो सकते हैं और उनकी हाउसिंग को आप कैसे खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। यहाँ पर पहले हम गैप बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस ओपनिंग टूल से गैप बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ओपनिंग टूल अंदर नहीं जा रहा है और अच्छे से गैप नहीं बन रहा है। लेकिन कॉर्नर पे जब हम लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर गैप बन रहा है। तो कॉर्नर से ही आपको खोलने की स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से गैप बन रहा है, लेकिन ये जो ओपनिंग टूल है ये कारगर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये हाउसिंग नहीं खोल पाएगा। यहाँ पर इसके साथ ही हमें दूसरे टूल की भी मदद लेनी होगी। तो पहले मैं थोड़ा सा गैप बना देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने गैप बनाया और मैं आगे तक प्रेस करता हूँ लेकिन ये बाहर आ जाता है। तो हम यहीं पर इसे इस तरह से लगाकर अब दूसरे ओपनिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये ओपनिंग टूल है, चूँकि गैप बन गया तो इस तरह से हम अंदर डालेंगे और इसे इस तरह से ऊपर साइड को जैसे ही उठाएंगे तो आप देखेंगे लॉक खुलने की आवाज़ आती है। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे आगे को बढ़ाते रहना है। आपको यहाँ पर दूसरा टूल भी इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपको गैप में धीरे से इसे अंदर इंसर्ट करना है और फिर थोड़ा सा उठाना है। आप देखेंगे इस तरह से हम उठाते हैं तो इसके लॉक जो हैं वो खुलने की आवाज़ आपको आएगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ज़्यादा आपको ऊपर नहीं उठाना है, नहीं तो हाउसिंग जो है वो ब्रेक हो सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर गैप बन चुका है तो ये अब दोबारा से अंदर नहीं जाएगी। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाकर इस ओपनिंग टूल की मदद से यहाँ के हाउसिंग के लॉक भी खोलते हैं। आप देखेंगे जैसे ही लॉक खुलता है तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है और उसके आगे फिर हमें उसी तरह से खोलते जाना है। तो इस तरह से आपको ये खोल लेना है। मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एलईडी टीवी या मॉनिटर जो हैं इनको रिपेयर करना बड़ा ही ईजी है। इनका जो सर्किट बोर्ड होता है उसे बड़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। हालांकि अभी मैंने इसकी जो हाउसिंग है उसे खोल दिया है और आप डिस्प्ले देख पाएंगे। यहाँ पर इसके बटन्स हैं जिन्हें मैं बाहर कर देता हूँ। इस तरह से ये लॉक लगा हुआ था। हाउसिंग में ही ये एक प्लास्टिक का पार्ट है जहाँ पर एलईडी इंडिकेटर का इंडिकेशन हमें फ्रंट में दिखाई देता है। इस पार्ट को आपको ध्यान से अलग रखना है क्योंकि ये खोना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हाउसिंग का अपर पार्ट हमने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर बैक साइड की जो हाउसिंग है उससे भी निकाल देते हैं, जिसके बाद हमारा डिस्प्ले और इसका मेन सर्किट बोर्ड हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी जो डिस्प्ले और मेन सर्किट बोर्ड है उसे हाउसिंग से अलग कर दिया है। आप देखेंगे ये बैक साइड की हाउसिंग है और इसे भी मैं अलग रख देता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे मैं इसे पलट देता हूँ तो बैक साइड में आप देखेंगे कुछ ये इस तरह के एल्युमिनियम रैप लगे हुए हैं और यहाँ पर इसके अंदर ही इसका मेन बोर्ड है और ये इसकी बैकलाइट के कनेक्टर हैं जिन्हें हमें धीरे से निकाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं ये जो अपर पार्ट है इसे निकालने के लिए पहले ये टेप जो है इसे रिमूव करूँगा। तो इस तरह से मैंने टेप जो है रिमूव किया है। यहाँ पर इसका जो सर्किट बोर्ड है वो इस मेटल हाउसिंग के अंदर ही स्क्रू किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डिस्प्ले का कनेक्टर है जिसे हमें निकाल देना है। इसके बाद ये जो मेटल की हाउसिंग है जिसमें सर्किट बोर्ड्स हमारे लगे हैं इन्हें आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक कंपोनेंट है जो कि जला हुआ है। ये इसकी स्विचिंग
आईसी है जो कि जल गई है और यहाँ पर इसका मॉसफेट लगा होता है, पावर मॉसफेट की जगह है। चलिए पहले इसे हम अनस्क्रू करते हैं जिससे कि हम सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल पाएँ। तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये सभी स्क्रू जो हैं इन्हें अनस्क्रू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सभी स्क्रू अनस्क्रू कर दिए हैं और इसका जो सर्किट है अब उसे हम बाहर कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से हमने इसका सर्किट जो है उसे निकाल दिया, लेकिन ये एक कनेक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर इस कनेक्टर को भी हमें निकालना होगा। तो चलिए इस कनेक्टर को इस तरह से नीचे को प्रेस करके हम निकाल देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस सर्किट बोर्ड में स्विच मोड पावर सप्लाई यानी SMPS इनबिल्ट है। यहाँ पर सर्किट बोर्ड में AC सेक्शन जो है वो अलग से ही डिनोट होता है। ये एक लाइनिंग है, आप देखेंगे तो इस लाइनिंग के अपर साइड ये AC सेक्शन है और यहाँ पर इसका पावर मॉसफेट लगा है। ये हमारी स्विचिंग IC हो गई। तो ज़्यादातर यही दो कंपोनेंट जो हैं हाई वोल्टेज आने के कारण ख़राब हो जाते हैं। आप मॉसफेट को देखेंगे, मॉसफेट जो है इसका फट गया है। मैं इसे कैमरे को जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से ये फटा हुआ मॉसफेट आप देख पाएंगे और इसी वजह से इसकी जो यहाँ पर स्विचिंग IC आप देखेंगे ये भी फट गई है। तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं जो कि ख़राब हैं। मैं कैमरे को पुरानी पोजीशन में ले जाता हूँ और इन दोनों कंपोनेंट को मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो मॉसफेट था उसे हमने रिमूव कर दिया है। हो सकता है मॉसफेट फटने की वजह से आप उसका नंबर ना जान पाएँ, साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मार्केट में मिले भी ना। इसी तरह से आप देखेंगे इसकी जो स्विचिंग IC थी उसे भी हमने निकाल दिया है। स्विचिंग IC भी फट सकती है और उसका नंबर आप नहीं जान पाएंगे, या फिर अगर आपको नंबर दिख भी जाता है तो हो सकता है वो मार्केट में आपको ना मिले। अब यहाँ पर ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इन्हें चूँकि मैंने सर्किट बोर्ड से निकाल दिया है तो मैं ये दोनों कंपोनेंट आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो कि पावर मॉसफेट है, ये N चैनल पावर मॉसफेट है। 07N हमें इसमें दिख रहा है, बाकी फटने की वजह से हमें इसके आगे के नंबर नहीं दिख रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे ये इसकी स्विचिंग IC है जिसका टूटा हुआ पार्ट IC में ही लगा हुआ था तो इसका नंबर हमें दिख गया था। ये ID 7577 स्विचिंग IC है। क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हम यहाँ पर SMPS रिपेयरिंग में यूज़ होने वाले मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये 3 तार का मॉड्यूल है, इसी तरह से और भी कई तरह के मॉड्यूल आते हैं। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो मॉड्यूल है आप देखेंगे इसमें 4 तार हैं और यहाँ पर इसके अलावा भी एक मॉड्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में इस समय चलता है LED TV में। ये 5 तार का मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल जो है इसे आप आसानी से LED TV के ही बोर्ड में जहाँ पर मॉसफेट लगा था वहीं पर लगा पाएंगे। ये अलग अलग पावर के होते हैं यानी इनके वोल्टेज अलग अलग हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। मैं यहाँ पर ये 5 तार का मॉड्यूल जो कि मैक्सिमम 65 वॉट तक की LED TV या मॉनिटर में यूज़ किया जा सकता है का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है उसे जानने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसके द्वारा AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है और कैपेसिटर में वो स्टोर होती है। यहाँ से AC इनपुट होके ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा DC कन्वर्ट होके कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटर में पोलैरिटी है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वायर्स यहाँ पर भी आपके मॉड्यूल के जुड़ेंगे। साथ ही इनकी ट्रैक को भी आपको देखना होगा, ट्रेस करना होगा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर पावर मॉसफेट लगा था। पावर मॉसफेट में आप देखेंगे ये ड्रेन पिन है। तो यहाँ पर जो सेंटर की पिन है ये ड्रेन है और यही ड्रेन पिन इसके फेराइट इंडक्टर वाले स्विचिंग ट्रांसफार्मर की मेन बाइंडिंग के साथ, ये जंपर के द्वारा इस साइड और ये मेन बाइंडिंग का ये पॉइंट है के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पर ये फेराइट इंडक्टर वाला स्विचिंग ट्रांसफार्मर जो है इसमें एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी होती है जिससे IC को पावर दिया जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सिलरी बाइंडिंग के द्वारा एक वोल्टेज आउटपुट किया जाता है। जो वोल्टेज आउटपुट होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट जो है इस डायोड की पेंटेड साइड आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसे भी आप समझ लीजिए। ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर में आप देखेंगे एक डॉट होगी, डॉट से हम पिन का काउंट करते हैं। पिन नंबर 1 इस साइड, 2, 3 और ये 4 नंबर पिन जो है ये फीडबैक की पिन है और यहाँ पर हमें मॉड्यूल की एक वायर का कनेक्शन करना होता है। तो ये फीडबैक की जो पिन है इसे आप देखेंगे यहाँ से और इस तरह यहाँ तक ट्रैक आई, फिर एक जम्पर लगा है जिसके बाद इसकी स्विचिंग IC जब लगी थी तो उसमें यहाँ से फीडबैक जाता था। तो मैंने जम्पर निकाल दिया है क्योंकि फीडबैक का कनेक्शन सर्किट में कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जम्पर निकाला है। या फिर हम ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 को सर्किट से बाहर करते
और वहाँ पर कनेक्शन कर दें। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं या सर्किट में ट्रैक को ट्रेस करके जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ पर कनेक्शन दे सकते हैं। तो हम ट्रेस करके ही सर्किट में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ब्लैक वायर जो मॉड्यूल का है उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा जो मेन कैपेसिटर है इसके निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। निगेटिव की ट्रैक यहाँ से यहाँ आई, कहीं भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेस करेंगे। यहाँ से इस तरफ एक जम्फर आया है और ये सिरा भी निगेटिव है, तो यहीं पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जम्फर में जो होल है वो बड़ा है और आसानी से वायर जो है यहाँ पर अंदर चला जाएगा और हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो मेन कैपेसिटर यानी फ़िल्टर कैपेसिटर है उसके नेगेटिव के साथ हमने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हम मॉड्यूल का ग्रीन वायर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इस साइड नेगेटिव और अपोजिट साइड पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे ग्रीन वायर का कनेक्शन होगा। तो पॉजिटिव को पहले हम ट्रेस करेंगे, इसकी ट्रैक जो है उसे हम ट्रेस कर लेते हैं। आप डायरेक्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेसिंग करता हूँ। ये जो ट्रैक है पॉजिटिव साइड की, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आई है और यहाँ तक आई है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा है। चलिए इस कंपोनेंट को हम देखते हैं कि इस साइड पे जो कंपोनेंट है वो क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इस तरह का पीएफ लगा है। इसके आगे आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस बड़ी साइज़ की लगी है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव जो है इस कैपेसिटर का पहुँच रहा है। तो हम यहीं पर ये जो ग्रीन वायर है ये कनेक्ट कर देंगे। आप अगर चाहें तो सीधे ही कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हमने ट्रेस किया है ये पॉइंट, यहीं पर इस ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ब्लैक और ग्रीन वायर जो है ये हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर का वायर जो कि येलो वायर है, यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूल में एक येलो वायर भी आपको मिलेगा। ये जहाँ पर मॉसफेट का ड्रेन पिन था वहीं पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वायर को हम ड्रेन वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ पर मॉसफेट की ड्रेन पिन कनेक्ट थी, यानी जो हमारा फेराइट इंडक्टर ट्रांसफार्मर है उसकी मेन वाइंडिंग जो कि ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट थी। तो उस ट्रैक में कहीं भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे अब हम रेड वायर का कनेक्शन करेंगे। ये जो रेड वायर है इसे आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला जो लूप है जहाँ पर आगे डायोड की पेंटेड साइड है जो कि मैंने पहले ही आपको बताई थी, वहाँ पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ से इस मॉड्यूल में जो सप्लाई है वो जाएगी जिससे कि मॉड्यूल वर्क कर पाए। तो इस मॉड्यूल को अलग से सप्लाई भी देनी पड़ती है। तो इस तरह से ऑक्सिलरी बाइंडिंग के द्वारा सप्लाई पहुंच जाएगी। अब हमारा वाइट वायर जो है मॉड्यूल का बचता है जो कि ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट होगा। जो कि हमने जम्फर निकाला था उसी जम्फर में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से इसे हम जम्फर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इस मॉड्यूल के पांचों तारों के आपको कनेक्शन कर लेने हैं। अब मैं आपको इस बोर्ड की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इस मॉड्यूल के लगने के बाद हमारा बोर्ड सही हुआ या नहीं। तो हमें सभी कनेक्टर्स जो हैं उन्हें लगा लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से नहीं मिलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। मैंने व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है। आप वहाँ पर अपनी ज़रूरत के स्पेयर पार्ट्स जो हैं उन्हें अपनी कार्ट में ऐड करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका पैकेज जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं जो बैकलाइट है उसके कनेक्शन कर रहा हूँ और मैंने सभी कनेक्टर्स जो हैं उनके कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका जो बटन वाला पैनल है उसे हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इसी में पावर बटन है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पावर कॉर्ड है उसे हम सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और अब हम इस मॉनिटर को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हमेशा एक सीरीज के साथ ही आप इसे टेस्ट करेंगे। हमने 100 वॉट की सीरीज जो है उसके साथ इसे कनेक्ट किया है, डायरेक्ट आपको कनेक्शन नहीं करना है। अब हम इसकी पावर बटन जो है उसे ऑन करेंगे। यहाँ पर वॉटेज 0.4 वॉट दिखा रहा है और जो पावर बटन है उसे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एक एलईडी इंडिकेटर जो है वो आपको ग्रीन जलता हुआ दिखेगा और एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी, यानी ये एलईडी मॉनिटर जो है वो ठीक हो चुका है।
यहाँ पर एलईडी मॉनिटर जब ऑन होता है ऐसी स्थिति में 17 वॉट के करीब पावर कंज्यूम करता है, और इसे हमने ऑफ़ कर दिया तो ये 0.44 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी मैंने फिर से ऑन किया, आप पावर मॉनिटर में देखेंगे 17 वॉट ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से आप एलईडी टीवी या मॉनिटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।